आज क्लास 10th के विज्ञान में फिजिक्स जो स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इसमें पढ़ेंगे किसी गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न दिशाओं से आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन। तो इसमें 4 केस बनेगा, जो कि पहला केस है। पहला केस पहले बनाएंगे। पहले इसमें सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये अवतल दर्पण बना लिए। और ये होता है ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल। और ये हो जाएगा एफ, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। तो अब इसमें हम करेंगे किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। तो मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो इसके समांतर खींचेंगे किरण, जो कि ये आपतित किरण हो जाएगा। तो ये टकरा के ये फोकस से गुजरेगी। तो ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो इसमें एक नियम ये तो हो गया। अब एक नियम पढ़े थे जो पिछले क्लास में, परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम पढ़े थे कोण आई बराबर कोण आर। क्या इसमें वो हो सकता है कोण आई बराबर कोण आर? तो हाँ, हो सकता है। तो इसमें पहले अभिलंब खींचेंगे। तो सी से अभिलंब खींचेंगे तो इसमें हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। इस तरह ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण आई हो जाएगा और ये हो जाएगा कोण आर। तो ये अवतल दर्पण में हो गया। ऐसा उत्तल दर्पण में भी हो सकता है। तो उत्तल दर्पण में बना रहे। तो ये उत्तल दर्पण है। और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। और ये हो जाएगा फिर इसमें ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एफ, जिसको फोकस दूरी बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे। अब इसमें फिर मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। तो इस तरह ये होगा आपतित किरणें और ये टकराकर वापस ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा परावर्तित किरणें। और इसमें ये हो गया। अब कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसमें भी वो नियम हो सकता है। तो ये एफ से अगर करेंगे अभिलंब तो ये हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये तो आपतित किरण हुआ, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो ये हो जाएगा कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर हो जाएगा। तो कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। ये तो अब इसका भाषा लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा किसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला केस का था, जिसमें हम क्या किए, पहले एक अवतल दर्पण बनाए, उसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचे जो आपतित किरण था, वापस टकरा कर ये फोकस से गुजरेगा, जो कि हो जाएगा परावर्तित किरण। और इसमें पहला नियम पढ़े थे परावर्तन के, जो कि होता है आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर। तो वो नियम इसमें भी लागू हो सकता है, क्योंकि सी से अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये हो जाएगा कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर का। तो सी का ये भाषा लिखे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद ही, ये बोले थे ना, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा उत्तल दर्पण में भी हो सकता है। तो ये पहला केस था। अब दूसरा केस बना रहे हैं। अब इसका दूसरा केस है, जो पहला केस बनाए थे उसका ही ये उल्टा है दूसरा केस। तो इसमें हम लिखेंगे फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। उसमें हम किए थे, सबसे पहले उसमें हम किए थे मुख्य अक्ष के समांतर खींचे थे, जो कि फोकस से गुजर रहा था। अब इसमें फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में करेंगे। तो ये अवतल दर्पण बनाए और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसको P बोलेंगे और इसको F बोलेंगे, जो कि फोकस दूरी होता है, और इसको C बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो ये हो जाएगा फोकस से पहले जाएगा। तो ये फोकस से जाएगा आपतित किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगा।
तो ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण। इसमें भी परावर्तन का पहला नियम हुआ था, इसमें भी वो नियम लागू हो सकता है। तो इसमें भी सी से अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें कोण आई ये हो जाएगा और कोण आर ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अवतल में हो गया। अब उत्तल में भी ऐसा हो सकता है, तो उत्तल में बनाएंगे अब। तो ये उत्तल दर्पण है और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये पी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एफ फोकस दूरी और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बोले तो फोकस से पहले आपतित किरण खींचेंगे। तो ये फोकस है तो ये जाएगा इस तरह, तो ये हो जाएगा ये आपतित किरण हो जाएगा और ये टकरा के ये टकरा के फिर वापस मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो इसमें फिर परावर्तन के नियम हो सकता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसमें सी है जो कि वक्रता केंद्र है, इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। अब उसी तरह इसमें भी भाषा लिख देंगे फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा केस था। अब तीसरा केस बना रहे हैं। केस है, फिर इसमें पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष हो जाएगा और इसको पी बोलेंगे जो कि बोलते हैं ध्रुव और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा फोकस दूरी। अब इसमें किरण खींचेंगे, ये आपतित किरण ये आएगा ध्रुव से जो कि इसको ध्रुव से और ये टकरा कर फिर वापस यहाँ पर चला आएगा। तो ये हो जाएगा आपतित किरणें और ये हो जाएगा परावर्तित किरणें। तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, सो ये होगा कोण आई बराबर होगा कोण आर के। तो इसमें वो फॉलो हो गया, परावर्तन का नियम होता है जो पहला कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें तो पूरे स्पष्ट दिख रहा है जो कि ये आपतित किरण खींचे ध्रुव से, फिर ध्रुव से ये गुजर कर वापस चला गया जो कि ये होता है परावर्तन कोण। तो ये कोण आई बराबर हो गया कोण आर का। तो इसमें तो हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें अभिलंब यही हो जाएगा, इसमें ये लाइन है सो ही अभिलंब हो जाएगा। अब ऐसा उत्तल दर्पण में भी हो सकता है, तो उत्तल दर्पण में कर रहे हैं। तो ये उत्तल दर्पण बनाएंगे तो ये हो जाएगा, फिर मुख्य अक्ष बनाएंगे तो ये होता है पी जिसको ध्रुव बोलते हैं, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सी। तो फिर ये आएगा आपतित किरणें, फिर वापस टकरा कर वापस चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें भी वो नियम फॉलो हो रहा है। तो ये हो जाएगा कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर। तो इसमें भी कोण आई बराबर हो रहा है कोण आर का। तो इसमें तो दिख ही रहा है कोण आई बराबर कोण आर जो कि परावर्तन के पहला नियम होता है। तो ये तीसरा केस था। अब चौथा केस बना रहे। चौथा केस है, इसमें पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, ये दर्पण अब मुख्य अक्ष खींचेंगे और ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एफ फोकस दूरी, ये हो जाएगा सी। अब इस किरण और परावर्तित किरण खींचेंगे। तो इसमें अब सी से हम खींच रहे हैं, तो ये सी से जाएगा टकराकर इसी पर चला आएगा। तो ये हो जाएगा आपतित किरण, फिर इसी पर वापस टकरा कर चला आएगा। तो ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो अगर इसको ये गोला बना दीजिए, तो वृत्त में अगर कहीं भी त्रिज्या होता है वो 90 डिग्री का होता है जो कि उसको समकोण बोलते हैं। अब ऐसा उत्तल दर्पण में भी हो सकता है, तो उत्तल दर्पण में बना रहे। तो ये उत्तल दर्पण है, इसमें फिर मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी। फिर इसमें भी उसी तरह ये आएगा, फिर टकरा कर फिर ये आएगा वो टकरा कर और फिर उसी पर चला आएगा आपतित किरण, ये टकरा कर फिर इसी पर चलाएगा परावर्तित किरण। तो इसमें हो जाएगा यही। तो इसमें परावर्तन का जो पहला नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, इसमें वो नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए आपतित किरण आ रहा है फिर उसी पर टकरा कर ये जा रहे थे कि किधर से ये लंब खींचेंगे जो कोण आई बराबर कोण आर होगा, तो इसमें ना होगा तो इसमें भी नहीं होगा।
तो ये अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण में एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो इस क्लास में पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का 6 केस होता है वो वाला सीखेंगे। तो पहला केस बना रहे हैं, पहला केस में हो जाएगा। फिर अवतल दर्पण पहले बनाएंगे, अवतल दर्पण का एक टुकड़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर मुख्य अक्ष बनाएंगे, तो ये हो जाएगा P, और इसको बोलेंगे फोकस दूरी, और इसको वक्रता केंद्र C बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा आपतित किरणें, तो ये टकराकर फोकस से गुजरेगी, तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रखेंगे और फिर इसके समांतर ये खींचेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये टकराकर वापस फोकस से ही गुजरेगा। तो इसमें अगर गौर से देखिएगा तो उल्टा बन रहा है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो नीचे जा रहा है, और नीचे से जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो उल्टा दिख रहा है इसमें। तो इसमें 4 होता है, एक होता है बिंब की स्थिति, एक होता है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा होता है प्रतिबिंब की स्थिति, और चौथा होता है प्रतिबिंब का आकार। वो सब इस वाले फिगर में से बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे वस्तु, पहला हो जाएगा वस्तु या बिंब की स्थिति, वस्तु या बिंब की स्थिति। तो वस्तु को तो हम अनंत पर रखे हैं, या बिंब उसी को बोलिए, तो ये हो जाएगा अनंत पर। अब एक हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपतित किरण खींचे तो ये फोकस से गुजरा, फिर नीचे से खींचे तो ऊपर जा रहा है, तो ये फोकस पर ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा फोकस पर। और एक हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, ये दूसरा था। अब तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है, क्योंकि देखिए ऊपर से जा रहा है तो नीचे आ रहा है, नीचे से जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो उल्टा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि बता दिए, क्योंकि हो जाएगा ऊपर की किरणें नीचे जा रही है और नीचे की किरण ऊपर आ रही है, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। और एक चौथा होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब, तो हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो चौथा होता है प्रतिबिंब का आकार। तो इसका आकार कैसा है, तो ये छोटा आकार हो जाएगा, बिंदु आकार या बहुत छोटा। इसका आकार देखिए बिंदु है ना ये, तो ये हो जाएगा बिंदु आकार, बिंदु आकार या छोटा या बहुत छोटा, या बहुत छोटा। तो ये पहला केस था। अब दूसरा केस में, पहला केस में वस्तु को अनंत पर रखे, अब दूसरा केस में वस्तु को अनंत और C के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो दूसरा केस बना रहे हैं। दूसरा केस में हो जाएगा, फिर अवतल दर्पण बनाएंगे, अब इसे मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये हो जाएगा P जिसको ध्रुव बोलते हैं, और इसको हो जाएगा फोकस दूरी, ये हो जाएगा C वक्रता केंद्र। अब इसमें वस्तु को, पहला केस में हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब दूसरा केस में वस्तु को अनंत और C के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं वस्तु के, ये वस्तु है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ये वापस टकराकर फोकस से गुजरेगी। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, उसी से मिलाएंगे वस्तु को, तो ये हो जाएगा आपतित किरणें। और इसी लाइन पर ये C से जो मिला है, इसी लाइन पर ये आपतित किरण हो गया, और इसी लाइन पर परावर्तित किरण हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे जा रहा है तो ये इस तरह आ रहा है और टकरा के फिर ऊपर जाएगा, तो ये हो गया। तो इसमें मिला, इसी तरह होगा बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ, वस्तु को हम रखे थे, ये हो जाएगा यहाँ पर अनंत होता है, अनंत और C के बीच, अनंत व C के बीच, या C से परे, उसी का नाम है। दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच में ये बन रहा है, तो लिख देंगे सी व एफ के बीच। अब तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि वास्तविक एवं उल्टा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार बनेगा, चौथा केस हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंब से छोटा है, क्योंकि देखिए ये बिंब पर वस्तु इतना बड़ा है और ये जो बना है सो ये छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा बिंब से छोटा या बहुत छोटा, बिंब से छोटा। तो ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस बनाएंगे। अब तीसरा केस हो जाएगा, पहला केस में हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, दूसरा केस में अनंत और सी के बीच में रखे थे, या कहीं भी रख सकते हैं। तीसरा केस में अब वस्तु को सी पर रखेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये अवतल दर्पण का टुकड़ा है और ये मुख्य अक्ष है, इसको पी बोलेंगे और इसको बोलेंगे फोकस दूरी और इसको सी। तो वस्तु को अब हम सी पर रखेंगे, तो ये समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से गुजरेगा। फिर ये वस्तु को इससे मिलाएंगे तो ये आपतित किरण हो जाएगा, इसको इस तरह मिला देंगे तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। तो इसमें देखिए वस्तु ये यहाँ पर दिख रहा है, ये सीधे, इसको सीधे लिख लीजिए। तो ये यहाँ पर वस्तु ये बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर बन रहा है, जो कि ये दोनों बराबर दिख रहा है। तो इसमें पहला हो जाएगा बिंब की स्थिति, उसी तरह लिखेंगे इसमें बिंब की स्थिति पहला। तो पहला हो जाएगा बिंब की स्थिति, तो हम सी पर रखे तो सी पर हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब के हुआ तो प्रतिबिंब का भी तो होगा, सीधा का हुआ तो उल्टा का भी तो होगा, यही इसका मतलब है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, क्योंकि देखिए इसमें सी पर वस्तु को रखे थे और फिर ये किरणों खींचे तो यहाँ सी पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा सी पर। अब हो जाएगा इसमें तीसरा प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा बिंब के आकार के, क्योंकि जहाँ ये बिंब है जो कि वस्तु है, बिंब इसी को बोलते हैं। तो वस्तु है तो वस्तु के, तो ये प्रतिबिंब का आकार आया। तो इसमें लिख देंगे बिंब के बराबर, बिंब के बराबर। अब चौथा केस है, चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसका प्रकृति कैसा है, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये हो गया। अब चौथा केस बनाएंगे। अब इसका चौथा केस है, फिर इसमें पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण का टुकड़ा है, फिर मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये हो जाएगा P, इसको बोलेंगे A फोकस दूरी, इसको बोलेंगे C वक्रता केंद्र। तो अब इसमें वस्तु को कहाँ रखेंगे, तीसरा केस में वस्तु को C पर रखे थे, अब C और F के बीच में होगा, तो C और F के बीच में हम वस्तु को ले रहे हैं। तो ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये वापस टकरा कर आएगा फोकस से, परावर्तित किरण। अब इसको मिलाएंगे इस तरह, तो ये आपतित किरण हो जाएगा और ये फिर ये टकरा कर इस तरह ये आएगा। तो इसमें अगर देखिएगा यहाँ पर, तो इस तरह बनेगा C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा। प्रकार और पेंसिल से बनाइएगा तो इसमें सीधा सीधे दिख जाएगा कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये इसमें हम कलम से बनाए तो इधर उधर हो गया, तो पर यहाँ पर बीच में बनेगा इसका, C और अनंत के बीच में। तो उसी तरह इसमें भी लिख देंगे पहला केस बिंब की स्थिति, पहला बिंब की स्थिति। तो ये हो जाएगा बिंब की स्थिति C व F के बीच में हम लिए हैं, C व F के बीच। दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा C और अनंत के बीच में, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति C और अनंत के बीच में बनना है, C और
अनंत के बीच या सी से परे, वही हुआ इसका मतलब। अब तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसका प्रकृति कैसा है? वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा। और चौथा केस हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार है बिंब से 12 है या आवर्धित, उसी को बोलते हैं। तो लिखेंगे बिंब से 12 या आवर्धित। आवर्धित का मतलब वही हुआ 12, बिंब से 12। तो इसमें बिंब से ये 12 बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये प्रतिबिंब का आकार, तो ये हो जाएगा बिंब से 12। तो अब ये चौथा केस था, पांचवा केस बनाएंगे। अब पांचवा केस है, तो इसमें भी पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये अवतल दर्पण बना लिए और ये मुख्य अक्ष बनाएंगे, पी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा फोकस दूरी, इसको सी बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो पहला केस में हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, दूसरा केस में अनंत और सी के बीच में रखे थे, फिर तीसरा केस में सी पर वस्तु को रखे थे और चौथा केस में सी और एफ के बीच में रखे थे। तो आप वस्तु यहाँ पर हो जाएगा फोकस पर, तो ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से गुजरेगा, तो ये इस तरह आएगा। फिर ये इसको सी से फिर एक किरण जाएगा, तो ये फिर वापस ये टकरा कर इसी पर आ जाएगा, इसी वाले लाइन पर। आपतित किरण जाएगा तो फिर वो वापस टकरा कर इसी लाइन पर आ जाएगा परावर्तित किरणें। अब इसको मिलाएंगे इस तरह ध्रुव से, तो ये आ जाएगा इस तरह। तो ये दिख रहा होगा समांतर, ये हमसे बनाया सो थोड़ा अथी हो गया है, पर अगर प्रकार और पेंसिल से बनाइएगा तो पूरे अच्छे से फिगर दिखेगा, उसमें कहाँ पर किसका बिंब बन रहा है, कहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बन रहा है, ये सब। तो इसमें फिर उसी तरह लिखेंगे पहला बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति हम फोकस पर रखे थे, पहला के हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा अनंत पर, क्योंकि ये देखिए तो ये जा रहा है, कहाँ पर मिलेगा इसको पता ही नहीं, तो ये अनंत हो जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसका प्रकृति होगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और चौथा हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बहुत बड़ा, बहुत अनंत तक। अगर एक छोटा चींटी है, अगर उसको बोलेगा एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत दूर है, मतलब अनंत ही दूरी न है। उसी तरह इसमें होगा प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा बहुत, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा बहुत बड़ा या आवर्धित, बहुत बड़ा। तो ये था पांचवा केस। अब जो लास्ट बचा है उसको बनाएंगे छठा केस। तो छठा केस इसमें पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का टुकड़ा लेंगे, फिर ये मुख्य अक्ष होगा, इसको पी कहेंगे, इसको जो कि ध्रुव होता है इसको एफ बोलेंगे और इसको वक्रता केंद्र सी। तो इसमें अब वस्तु को तो पांचवा केस में फोकस पर रखे थे, अब फोकस और ये ध्रुव के बीच में होगा, तो यहाँ पर रखेंगे वस्तु। तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर नहीं खींच सकते, क्योंकि फोकस से ये अंदर ही आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें इस तरह करेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह। अब सी से किरण खींचेंगे, ये हो जाएगा, तो ये इस तरह जाएगा और ये आ जाएगा। तो ये जो कि दूसरा किरण खींचे आपतित किरण, जो कि ये लाइन पर आपतित किरण ये हो गया, और इसी पर टकरा कर ये वापस चलाएगा परावर्तित किरणें। तो अब इसको हम मिलाएंगे इससे। तो इसमें दिख रहा होगा प्रतिबिंब की स्थिति बन रहा है दर्पण के पीछे, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें लिख देंगे उसी तरह पहला केस बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगा? एफ व पी के बीच, एफ व
पी के बीच, पी को बोलते हैं ध्रुव, एफ हुआ पी के बीच। दूसरा केस हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा, ये देखिए दर्पण से पीछे बन रहा है, आगे नहीं बल्कि, तो ये हो जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति जो कि 5वां केस तक हुआ था वास्तविक एवं उल्टा, और ये 6ठा केस में बदल जाएगा क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसमें हो जाएगा आभासी तथा सीधा, मतलब नकली प्रतिबिंब बनना है, तो ये हो जाएगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। और चौथा एक होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा, आवर्धित, ये बहुत बड़ा बन रहा है, कहाँ जाएगा इसको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा आवर्धित, आवर्धित मतलब ये कोष्ठ में हम लिख रहे हैं 12। तो ये 6ठा केस था, यही था लास्ट अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अभी ये आगे है बिंब की स्थिति और है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहला केस में हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, फिर दूसरा में हम रखे थे सी से परे, मतलब सी और अनंत के बीच रखे थे, फिर तीसरा केस में सी पर रखे थे, फिर चौथा केस में सी तथा एफ के बीच में, फिर 5वां केस में फोकस पर रखे थे, और 6ठा केस में पी तथा एफ के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति पहला का हुआ था फोकस पर, दूसरा का हुआ था एफ तथा सी के बीच, तीसरा का हुआ था सी पर, फिर ये हो जाएगा सी से परे, और 5वां का हुआ था अनंत पर, और 6ठा का हुआ था दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का आकार में हो जाएगा अनंत पर, फोकस दूरी पर, और इसका प्रतिबिंब आकार था अत्यधिक छोटा, फिर दूसरा का था छोटा, फिर तीसरा केस का था समान आकार, चौथा केस का था 12, और 5वां केस का था अत्यधिक भारा, और 6ठा केस का था 12। और यह प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति 5 केस में समान था, वास्तविक एवं उल्टा, बस 6ठा केस में था आभासी तथा सीधा, क्योंकि उसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा था इसलिए। तो इसमें हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा का भी था वास्तविक एवं उल्टा, तीसरा का भी था वास्तविक एवं उल्टा, चौथा का भी था वास्तविक एवं उल्टा, 5वां का था वास्तविक एवं उल्टा, बस 6ठा केस का था आभासी तथा सीधा। तो ये है उसका अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जो 6 केस पढ़े हैं उसी का ये सारणी है।